तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मज़े में होगे। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट। तो बच्चों, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलरली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो देखो, पहला चीज़ क्या है। पहला चीज़ ये है कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सर इफ़ एफ एक्सटर्नल नेट फोर्स, एक्सटर्नली अप्लाइड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज ज़ीरो, देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ वैलिड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ वैलिड, यही पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था। m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3 एंड सो ऑन। ठीक है, यही पढ़ा था। अब मैं बोल रहा हूँ इफ एफ एक्सटर्नल नेट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एंड यू इनिशियली यू सेंटर ऑफ मास, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो का मतलब क्या हुआ कि यू सी एम कैसे लिखते हो। यू सी एम लिखते हैं सर m1u1 प्लस m2u2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ठीक है, UCM ज़ीरो, इसका मतलब ये हुआ m1u1 प्लस m2u2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको बोला मैंने सेकंड इक्वेशन, इसको बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन। पुट सेकंड इन वन, पुट सेकंड इन वन। वहाँ से आया मेरा सर m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो। वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है सर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो m1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी, m2 डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा टी प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन डेल्टा टी एंड सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा टी को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या बचेगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 सो ऑन इज ज़ीरो। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास मोमेंट है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट। कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट। तो ध्यान दो इधर बच्चों, ध्यान देना है कि ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब ये हो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी आप कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लगा सकते हो। वेयर डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m1 m2 एंड m3 इन रेफरेंस टू ग्राउंड फ्रेम। फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ट्रिपल पी में हमेशा ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मास मोमेंट आर अप्लाइड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट is applicable with respect to ground frame। यहाँ पे डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 ये सब क्या है, आर
आर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ m1 m2 m3 रेस्पेक्टिवली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आई बात? तो 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है सर ये फर्स्ट पॉइंट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0। दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों वैलिड है तो आप ये तीसरा कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट, ये आप कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट लगा सकते हो। तो अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम ऑफ अ 4 मीटर long boat 40 kg standing still in water to discuss a mechanics problem. They come to the middle of the boat, neglect friction with water. How far does the boat move on the water during the process? तो ये है सपोज वाटर, ये है वाटर, ये है वाटर। ध्यान से देखना, ये है मेरा वाटर, मैं बना रहा हूँ उसको, ये है मेरा वाटर सरफेस, ये है मेरा वाटर सरफेस, ठीक है, ये है मेरा वाटर सरफेस। यहाँ पे है मेरा बोट, ये है मेरा बोट, ये है क्या मेरा बोट, ठीक है, ये बोट है। और यहाँ पे है मिस्टर वर्मा और यहाँ पे है मिस्टर माथुर, ये है माथुर, ये है वर्मा, मिस्टर वर्मा एंड माथुर, ठीक है। इनका वेट कितना है? मिस्टर वर्मा का वेट है 50 kg एंड मिस्टर माथुर का वेट कितना है? 60 kg, ठीक है। ये कितनी मीटर की लेंथ है? ये 4 मीटर की है, 4 मीटर की है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों, फिर से मैं बना रहा हूँ, ये है मेरा वाटर सरफेस, ये है मेरा वाटर सरफेस। ये दोनों ध्यान से देखना, ये दोनों क्या करते हैं? सेंटर पे आते हैं, सेंटर पे आते हैं। ये यहाँ से ऐसे सेंटर पे आते हैं और ये भी यहाँ से सेंटर पे आते हैं। कितना मीटर चलेंगे? 2 मीटर। कितना मीटर चलेंगे? ये भी 2 मीटर। सेंटर क्या होगा? टोटल 4 मीटर, तो आधा कितना? 2 मीटर। किसके रेस्पेक्ट में 2 मीटर? बोट के रेस्पेक्ट में 2 मीटर। वर्मा 2 मीटर किसके रेस्पेक्ट में चलेंगे? बोट के रेस्पेक्ट में। माथुर 2 मीटर किसके रेस्पेक्ट में चलेंगे? बोट के रेस्पेक्ट में। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चलेंगे, ये हमें देखना है। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ, अभी मैं ध्यान से सुनना, अभी ये जो बोट है मैं बोल रहा हूँ, ये गई आगे, सपोज डिस्टेंस x मीटर आगे गई। तो वर्मा जी कितना नेट चलेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट, ध्यान देखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला चीज़, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा। अब मैं दोनों के लिए लगा दूंगा, वर्मा के लिए भी और किसके लिए? माथुर के लिए। तो ये रहा मेरा बोट, ये बोट मेरा आगे डिस्प्लेस हो गया, सपोज यहाँ से x डिस्प्लेस हुआ आगे, ठीक है, आगे x डिस्प्लेस हो गया। तो वर्मा जी जो है यहाँ पे कितना, यहाँ पे आ गए वर्मा जी, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर। तो वर्मा जी यहाँ है और माथुर जी भी यहाँ है, ठीक है। तो वर्मा जी कितना चले? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्मा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोल रहा हूँ मैं पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वर्मा जी चले, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट कितना है? 2 + 2, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है +x, तो 2 + x चले। डिस्प्लेसमेंट ऑफ माथुर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ माथुर जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? तो -2 चले। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट कितना? -2 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? +x, तो ये चले -2 + x, ठीक है।
यहाँ सेंटर में पहुँच गए। और बोट कितना चला, x चला, x चला। अब एक चीज़ बताओ, पहला कंडीशन में लिख रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द नेट सिस्टम, ये पूरा सिस्टम लिया मैंने, ये पूरा सिस्टम लिया, ध्यान से देखो, ये पूरा सिस्टम लिया मैंने, पूरा सिस्टम ले लिया मैंने। एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, नेट जो है वो 0 है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। देख लो यहाँ पे लिखा है नेग्लेक्ट फ्रिक्शन विथ वाटर, कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा वाटर और बोट के बीच में, तो पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, 0 है, 0 है। ये है सेकंड कंडीशन। तो मेरा कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट क्या है, वैलिड है। कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट क्या है, वैलिड है। सो कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट इज वैलिड, कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट इज वैलिड, वैलिड है, सही बात है। तो वैलिड है तो मुझे ये चाहिए होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3, ये क्या करूँगा, 0, ठीक है, 0 करूँगा। देखो वर्मा का वेट क्या है, 50 kg, माथुर का वेट क्या है, 60 kg, और बोट का वेट क्या है, 40 kg, 40 kg। वर्मा का वेट क्या है, 50 kg, माथुर का वेट क्या है, 60 kg। तो m1 वर्मा के लिए लिख रहा हूँ, m1 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्मा कितना है, 2 + x, ठीक है, प्लस m2 कितना है, 60 kg, 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है उनका, -2 + x, ठीक है, प्लस m3 बोट कितना है मास, 40, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x = 0। मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना है, x निकालना। हाउ फार द बोट मूव्स ऑन द वाटर, x ही निकालना है, ठीक है। तो 50 × 2 कितना हो गया, ये हो गया 100 प्लस 50x प्लस 60 × -2 इज 120 प्लस 60x प्लस 40x = 0, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ से हो गया, देखो 100 में से 120 गया, कितना बचा, -20, 50 60 प्लस 40 कितने हुए, 60 40 100 150 हो गया, ये हो गया 150x, ठीक है, 60 40 100 150 150x। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई सर -20/150, -20/150, यही आई। यहाँ से 0 से 0 गया, ठीक है, यहाँ से आया माइनस नहीं होगा, यहाँ से देखो ये जो है 60 + 40 + 50 उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा प्लस प्लस प्लस। ध्यान देना, यहाँ से ये 60 + 40 + 50 जो है उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि देखो 100 में से 120 किया, -20 को उस साइड भेज दो, -20 को उस साइड भेजोगे तो +20, इस साइड रख दो 60 + 40 + 50, तो कितना बच गया, 150। तो x = +2/15 +2/15 विच कम्स आउट टू बी, देखो 0.1, ठीक है, 0.1 कितना हुआ, 15 × 15 50 हुआ, 15 3 × 45, तो 0.13 मीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 13 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स मूव करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बोट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कितना मीटर, 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लगाया, कॉन्सेप्ट क्या लगाया सर, कॉन्सेप्ट ये लगाया, पहला कॉन्सेप्ट था ये वाला, फर्स्ट वाज दिस, सेकेंड वाज दिस एंड थर्ड वाज दिस। 3 कॉन्सेप्ट यूज़ किए। पहला कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0 है, तो अगर ये 0 है तो कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट वैलिड है। कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट किसके रेस्पेक्ट में लगता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जैसे ही डिस्प्लेसमेंट निकाला तो वैसे ही मुझे
x आ गया जो कि मुझे पूछा गया था। ठीक है, समझ में आई बात। अब मैं मूव करूंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, द बैलून, द लाइट रोप and the monkey shown in figure are at rest in air. If the monkey reaches the top of the rope, by what distance does the balloon descend? नीचे कितना आएगा बैलून? ठीक है, मास ऑफ द बैलून इज इक्वल टू कैपिटल एम, मास ऑफ द मंकी इज एम, एंड द लेंथ ऑफ द रोप इज एल। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम पे मैं बोल रहा हूँ कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। हाँ सर लग रहा है। कौन सा? यहाँ पे इसका स्मॉल एम जी और इसका कैपिटल एम जी लग रहा है। लेकिन मैं अर्थ को भी ये सपोज अर्थ है, ध्यान देना, ये अर्थ है, अर्थ को भी मैं सिस्टम में इंक्लूड कर लूँ, ध्यान देना, ये रहा मेरा पूरा सिस्टम, अर्थ का भी पूरा सिस्टम में इंक्लूड करूँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में? नहीं लग रहा है। एफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन इज व्हाट? 0। फर्स्ट इनिशियल, सेकंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? 0। कुछ भी मूव नहीं कर रहा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, देन व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट इज वैलिड। कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट इज वैलिड। ये चीज़ तो सही है। जब कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट इज वैलिड तो मैं क्या करूँगा कि दोनों ऑब्जेक्ट या तीनों ऑब्जेक्ट का मुझे क्या करना होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। किसके फ्रेम में? ग्राउंड के फ्रेम में। यहाँ पे कोई एक बंदा है उसके फ्रेम में निकालना होगा। तो ये अर्थ जो है इसका मास इतना ज़्यादा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा एक्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल टू ज़ीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। इसका डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि 10 to the power -24, 10 to the power -26 के पावर में आएगा, के अराउंड आएगा, तो उसको आप कंसिडर मत करिए। तो मैं सिर्फ ये और इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो अभी एक चीज़ बताओ, ये मॉन्की जो है अगर बैलून के पास पहुँच जाता है तो मॉन्की का बैलून के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है? एल है। लेकिन मॉन्की का मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सपोज ये कैपिटल मास m जो है, बैलून जो है ऊपर x की तरफ जाता है। कैसे, कितना जाता है? ऊपर x की तरफ जाता है। तो अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉन्की विथ रिस्पेक्ट टू बैलून। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉन्की विथ रिस्पेक्ट टू बैलून क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉन्की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉन्की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही निकालना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉन्की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉन्की विथ रिस्पेक्ट टू बैलून प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉन्की विथ रिस्पेक्ट टू बैलून क्या है? ये एल है, तो ये एल है, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? एक्स है। मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स मान रहा हूँ, तो प्लस एल प्लस एक्स, प्लस एल प्लस एक्स, दोनों ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, तो प्लस एल प्लस एक्स। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वो है सर एक्स प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स। तो मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू 0। ये m3 डेल्टा x3 को हम कुछ देर के लिए क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मास, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसका मूवमेंट जो होगा ऊपर की डायरेक्शन में बहुत ही कम होगा। तो m1 कितना है मंकी के लिए? m1 है स्मॉल m, डेल्टा x1 कितना है? प्लस एल प्लस एक्स, तो L प्लस एक्स, प्लस m2 कितना है? m2 है सर प्लस m, एक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है? 0। स्मॉल m L प्लस स्मॉल m x प्लस कैपिटल M x इज इक्वल टू 0। तो m L, ध्यान दो, m L प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई -ml
माइनस एम एल बाई एम प्लस कैपिटल एम। मतलब कि x जो आया वो निगेटिव आया, मतलब ये बैलून है वो किधर जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में डिसेंड करेगा। तो यही तो पूछा था कि बाई व्हाट डिस्टेंस डज द बैलून डिसेंड, तो दिस इज व्हाट द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी। यही है जो डिस्टेंस, इससे जो है मेरा बैलून जो है वो नीचे आएगा। माइनस एम एल, अगर मैं बोलूँ नीचे कितना आएगा तो एम एल इतने से नीचे आएगा। ध्यान से देखो, इतने से नीचे आएगा, इतने से नीचे आएगा, एम एल बाई एम प्लस कैपिटल एम। तो हमने क्या यूज़ किया, हमने बेसिकली यूज़ किया, पहला चीज़ यूज़ किया एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन इज 0। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और चौथा, कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट। हमेशा यही अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है सॉल्व करते वक्त। आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना। आपका अगर आंसर निगेटिव आया, इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो किधर था, निगेटिव डायरेक्शन में था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। बस निगेटिव आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आएगा आपका निगेटिव आंसर आएगा। उसका मतलब कि जो आपने अज्यूम किया है कि ऊपर जा रहा है वो ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट, जो कि बहुत ही स्मॉल टॉपिक था, जो कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको ही कैरी फॉरवर्ड करके हम यहाँ तक पहुँचे, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जनरली पूछा जाता है, और इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको मैंने क्लियरली जो है यहाँ पे लिखा दिया है कि कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट इज एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू ओनली ग्राउंड फ्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट इज ओनली वैलिड एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 x2 x3 ये सब जो है आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आई बात। तो इतना करने के बाद हमारा ये टॉपिक जो है क्लोज होता है, ठीक है। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक से आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।